हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED सेकेंड सेमेस्टर में सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2015 और 16 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया। ऑप्शन दिया गया है आ फिरोज तुगलक, बा बलवन, फिर बा दिया गया आपका इल्तुतमिश, दा है आपका मोहम्मद तुगलक। इसमें ऑप्शन इधर उधर हुआ है तो उससे हमको नहीं देखना है, हमको देखना है इसके ऑप्शन को। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो एकता प्रणाली थी ये आपका शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली को शुरू किया गया था। यह केंद्रीकरण का एक शक्तिशाली साधन था। यह सुल्तानों और जो कुलीनों के बीच के क्षेत्र के विभाजन पर आधारित था। यानी एकता प्रणाली जो था वो सुल्तानों और कुलीनों के बीच का जो क्षेत्र था उसके विभाजन पर आधारित था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा इल्तुतमिश। ये इसके बारे में कुछ एडिशनल दिया गया इन्फॉर्मेशन है, इसको आप सब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। आ दिया गया है दिल्ली, बा लाहौर में, सा अजमेर, दा काबुल में। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है आपका ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये आपका एक मस्जिद है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसे मोहम्मद गौरी के आदेश से 2.5 दिन में बनवाया गया था। यानी 2.5 दिन में बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिजरी संवत चलाया गया था। यानी हिजरी संवत जो है ये किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन आ दिया गया है बाबर द्वारा, बा हुमायूं द्वारा, शाह अकबर द्वारा, दा शाहजहां द्वारा। तो देखिए, जो हिजरी संवत था ये अकबर ने जब इलाही संवत की स्थापना की थी तो रवि द्वितीय ने 1963 यानी 13 फरवरी 1556 ईस्वी से शुरू हुआ था, जो उसके राज्याभिषेक की तिथि थी। यानी जो हिजरी संवत था ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये आपका चलाया गया था अकबर के द्वारा। कब चलाया गया था? 13 फरवरी 1556 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। यानी खानवा का युद्ध के लिए कौन सा क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका दिल्ली में, बा दिया गया है आगरा में, सा सोनीपत में, दा फतेहपुर सिकरी में। तो खानवा का युद्ध जो है ये आपका होता है 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा में होता है। और आगरा में इसमें 35 किलोमीटर दूर पे एक गांव है जिसका नाम है खानवा। खानवा गांव में होता है बाबर और मेवाड़ के राजा सांगा के मध्य। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बा आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है आपका, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया। यानी किसने किया था। तो देखिए, महारानी ताराबाई जो थी इन्होंने क्या किया था। महारानी ताराबाई राजा राम की मृत्यु के बाद ये 4 वर्षीय पुत्र यानी शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। यानी कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 5 या 12। तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 331 है इसके अनुसार लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को 2 से अधिक सीटें संरक्षित नहीं थी। यानी 2 ही थी। जो होता है तो सरकार की सलाह पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यानी जो 2 एंग्लो इंडियन हैं इनकी जो नियुक्त होती है वो सदस्यों को सरकार की सलाह पर
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का क्या है, ऑप्शन दिया गया है, बदलने का अधिकार है, नहीं है, फिर बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, या बदलने का अधिकार केवल मंत्रालय को। तो देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 जो है, इसके अंतर्गत न्यायालय को अपने निर्णय को पूर्णावलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। पूर्णावलोकन का मतलब होता है कि अपने फैसलों को बदलने का अधिकार होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है। तो देखिए, संविधान लागू होने के समय से ही जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, ये सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का जो अधिकार था, यानी मौलिक अधिकार के जो संपत्ति का अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 19 के पहले के चा में था, इसको समाप्त कर दिया गया और इसके लिए संविधान के भाग 12 में नए अनुच्छेद 300 के का में इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए, सरकार जमा आय के बराबर जो है वो राशि खर्च कर सकती है, इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित बजट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा संतुलित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 है, दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन आ दिया गया है, पश्चिम बंगाल, बा बिहार तथा पश्चिम बंगाल, सा असम और दा बिहार। तो देखिए, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है, यानी देश की पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। यह परियोजना जो है वो बिहार और पश्चिम सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी और दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियाँ पर बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा बिहार तथा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, यानी कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर या दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, या केवल दा दिया गया है केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। तो देखिए, पृथ्वी अपने पथ पर परिक्रमण करते समय 6 माह तक उत्तरी ध्रुव तथा 6 माह तक दक्षिणी ध्रुव यानी सूर्य की तरफ झुका रहता है। ये जो पृथ्वी हमारी है, ये 6 महीना उत्तरी ध्रुव और 6 महीना दक्षिणी ध्रुव की तरफ झुकी रहती है। इससे क्या होता है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात लगभग में होता है, एग्जैक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12 है आपका, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, यानी पृथ्वी का वह भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है, पठार, सिंधुपंख, महासागर धारा या प्रायद्वीप। तो देखिए, पृथ्वी का ऐसा भाग या ऐसा भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। यानी प्रायद्वीप जो होता है, यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एक भूभाग है। एक तरफ यह मुख्य भूभाग से जुड़ा होता है। दक्षिण भारत एक प्रायद्वीप है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका द प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर है, मूंगफली की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, यानी मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। ऑप्शन दिया गया है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। तो देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है।
काली मिट्टी में होने वाले जो प्रमुख फसल हैं उसका जो प्रमुख फसल होता है वो कपास है, लेकिन इसके अलावा भी गन्ना, गेहूँ, ज्वार, सूरजमुखी, अनाज की फसलें, चावल, खट्टे फल, सब्जियाँ, फिर आपका होता है तरबूज, फिर मूंगफली, अलसी, बाजरा व तिलहन फसलें होती हैं। तो मूंगफली यहाँ हमको मिल गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका काली मिट्टी। यानी मूंगफली की खेती के लिए जो संयुक्त उपयुक्त मिट्टी होती है वो आपका होता है काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 14 है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, कौन सा सागर है? तो देखिए जो मृत सागर है इसकी लवणता सबसे अधिक यानी सबसे अधिकतम 240 प्रति हजार पे है। इसमें नमक की मात्रा इतनी अधिक है, इतनी ज़्यादा अधिक है कि इसकी लवणता 240 है। यह एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जो गर्म है, इसीलिए इसमें वाष्पीकरण की दर जो होता है वो अधिक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका मृत सागर। प्रश्न नंबर 15 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन दिया गया है फिरोज शाह, कैकूबाद, फिर नेक्स्ट आपका दिया गया है गयासुद्दीन बलबन, और लास्ट दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शमसुद्दीन जो है यह भारत के गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसने दिल्ली पर ईस्वी सन 1290 तक शासन किया था। तो इस ऑप्शन में कहीं हमको मिल नहीं रहा है शमसुद्दीन, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। सारे प्रश्न में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को दे दिया है, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ से अब शुरू होता है 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय आय अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन दिया गया है, आ में दिया गया है किताब उल रहला, फिर बा आपका दिया गया है राज त्रिंगड़ी, बा फिर सा आपका दिया गया है शाहनामा, दा किताब उल हिंद। तो देखिए जो अलबरूनी था इसने 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद, ये इसकी किताब का नाम है, जो आपका है भारत के दिन नामक किताब की रचना की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन द किताब उल हिंद। प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली संतलन के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सा तुगलक वंश में। चलिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये आप सब देख लेंगे। इसमें जितने भी वंश है सारे वंश का और कब तक शासन इन्होंने किया, यानी किस ईस्वी तक शासन किया, ये सभी इसमें दिया गया है। इससे दिए गए आंकड़ों से ये स्पष्ट होता है कि जो तुगलक वंश के सुल्तान थे वो सबसे अधिक समय तक शासन यानी 94 वर्ष तक किए थे। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से या स्कंदगुप्त से। तो देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति है ये गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित एक लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी में लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 4, तुगलक वंश का संस्थापक था, यानी तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक के पिता एक तुर्क थे और माँ पंजाब की एक जाट महिला थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बा गयासुद्दीन तुगलक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप खुद पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था, यानी उसका क्या नाम था जो निर्माण हुआ था? ऑप्शन दिया गया है आपका आ, बा, सा और दा, इनमें से कौन सा होगा? तो चलिए देखते हैं। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, चीनी यात्री हिंगसान किस उद्देश्य से भारत आया? ऑप्शन दिया गया है बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राप्तियाँ प्राप्त करने, या नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, फिर दिया गया सा भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, द भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। तो देखिए जो हिंगसान था एक चीनी बौद्ध यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह बौद्ध स्थलों के दर्शन एवं बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के उद्देश्य से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में आया था। तो यह आया था आपका बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राप्तियां प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं यानी किससे बने हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है वह लावा प्रवाह या आग्नेय चट्टानों से बना है, जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी प्रांतों में से एक बन गया है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सा आग्नेय शैल। प्रश्न नंबर 8, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है, यानी कौन सा शामिल है ऑप्शन में से? ऑप्शन दिया गया है कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, या जामा मस्जिद। तो देखिए दुनिया के 7 अजीबों की सूची में पहला आपका है भारत का ताजमहल, दूसरा आपका होता है चीन से जो है वो चीन की महान दीवार है, रियो डी जेनेरो से आपका है क्राइस्ट द रेडीमर प्रतिमा, पेरू से है माचू पिचू, और मॉस्को से आपका है चिचेन इट्जा, रोम से दिया गया है रोमन कैलोसियम, और जॉर्डन से आपका दिया गया है पेट्रा। ये सभी आपके हैं 7 आश्चर्यजनक इमारतें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ताजमहल। प्रश्न नंबर 9, पर्वतीय क्षेत्र में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है विसर्प, हिमोड़, गार्ज, या भृगु। तो देखिए घाटी या गर्ज भूगर्भीय समय सीमा में अपक्षय और नदी की क्षरणकारी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप खाड़ी चट्टानों या चट्टानों के बीच एक गहरी दरार है, जैसे कि राकी पर्वत का है, अल्पस हिमालय, या एंडीज जैसी पर्वतमालाएं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी घटते चाँद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कृष्ण पक्ष जो होता है वो 15 दिन की अवधि है जो पूर्णिमा के बाद शुरू होती है, और अमावस्या नए चाँद पर समाप्त होती है। कृष्ण पक्ष को अशुभ माना जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान चंद्रमा अपनी रोशनी खो देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बा कृष्ण पक्ष। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं क्रोड, मेंटल, भूपर्पटी, या उपयुक्त सभी। तो देखिए पृथ्वी में जो होती हैं वो टोटल 3 परतें होती हैं, जिनमें से ऊपरी सतह यानी भूपर्पटी, मध्य का भाग यानी कि मेंटल होता है, और केंद्रीय कोर भाग को क्रोड कहते हैं। यह लगभग लोहे और निकिल से बना हुआ है। इसका तापमान आपका होता है 7000 डिग्री होने की संभावना है, यानी कि जो मध्य भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन आ। प्रश्न नंबर 12, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है, इसको बताना है मात्रा कितनी प्रतिशत है। ऑप्शन दिया गया है 1%, 78%, 21% और 16%। तो देखिए जो वायुमंडल में शुष्क और शुद्ध वायु में जो नाइट्रोजन है वो आपका नाइट्रोजन होता है 78%। ऑक्सीजन का प्रतिशत अगर हम लोग देखें तो 21% होता है। आर्गन आपका होता है 0.93%। उसके बाद में फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है
0.03%। फिर इसके अलावा आपका हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान, जेनान आदि गैसें अल्प मात्रा में होती हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है आपका 21% पाई जाती है वायुमंडल में। प्रश्न नंबर 13, हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में अगर हम अनुसूची की बात करें तो ये टोटल अनुसूचियां आपकी 12 अनुसूची हैं। यानी वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें 12 अनुसूची हैं, लेकिन जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय टोटल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जो संविधान सभा में समितियां थी उसमें 7 सदस्य शामिल थे, जिनमें प्रारूप समिति का जो विचार है वो इंग्लैंड से लिया गया था, जिसके जो आपके हैं भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बा, भीमराव अंबेडकर। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। और आपको अगर यदि आपको क्लास का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये PDF अभी आपको नहीं मिलेगा। जब हम लोग इस क्लास में 2016 से लेकर 2022 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लेंगे, तब लास्ट वीडियो में आपको इसका पूरा PDF एक ही में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।